नमस्कार। वीडियो की इस अंक में देखते हैं राष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिकी 2023 और यह वीडियो का पार्ट थर्ड होगा। इससे पूरे वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड किया जा चुका है, तो उससे आगे की कड़ी में देखते हैं राष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिकी 2023 और ये उपयोगी होगा आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। और साथ ही यूपी पेट 2023 जिसका आयोजन 28-29 अक्टूबर 2023 को होने वाला, उसके लिए भी अति महत्वपूर्ण होगा, जिसमें 10 नंबर का करंट अफेयर्स पूछा जाना प्रस्तावित है, सिलेबस में दिया गया है। तो इसमें देखते हैं सबसे पहला जो है शंघाई सहयोग संगठन का 23वां शिखर सम्मेलन 2023, यानी 2023 में इसका 23वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया भारत की मेजबानी में। इसमें देखते हैं शंघाई सहयोग संगठन का 23वां शिखर सम्मेलन 4 जुलाई 2023 को वर्चुअल माध्यम से, इंपॉर्टेंट है, वर्चुअल माध्यम से भारत की मेजबानी में आयोजित किया गया। आगे इसमें देखते हैं तो यह है आपका शिखर सम्मेलन की थीम भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शिखर सम्मेलन की थीम थी सुरक्षित एससीओ की ओर, यानी टू आर सिक्योर एससीओ। यहाँ सिक्योर का अर्थ है सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रिस्पेक्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी सिक्योर का यह अर्थ है, यानी टुवर्ड्स सिक्योर एससीओ इसका जो है थीम है, यानी सुरक्षित एससीओ की ओर जो है थीम 2023, यानी जो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया 2023 में भारत की मेजबानी में वर्चुअल माध्यम से, उसकी यह थीम महत्वपूर्ण थीम है। इस सम्मेलन के सभी सदस्य देशों, यानी इसमें सभी सदस्य देशों को देखें तो इसमें आपका चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्राध्यक्षों ने वर्चुअली हिस्सा लिया। सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। यानी इसमें देशों की संख्या देखें क्रमशः, तो आपके जो देश हैं, इसमें जो सदस्य देश हैं, कुल सदस्य देशों की संख्या इसमें 7 हैं। 7 में जो है 4 जो इसमें महत्वपूर्ण रूप से जो यूएसआरआर यानी पूर्व सोवियत संघ के जो भाग थे, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में एक और देश था तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान जो है एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है इन 7 देशों में, जबकि 4 हैं इसमें। 4 जो हैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये पहले पूर्व सोवियत संघ के हिस्सा थे। इसमें एक और भाग था तुर्कमेनिस्तान, जो कि जिसकी राजधानी आशगाबाद है, वो इस सम्मेलन या इस एससीओ का सदस्य नहीं। शेष में आपके जो हैं पाकिस्तान और भारत इसमें शामिल हैं, और चीन और रूस 4, यानी कुल मिलाकर 8 देश हैं, क्योंकि भारत इसमें नहीं अलग से, क्योंकि भारत की मेजबानी में किया गया, तो इसमें पाकिस्तान, चीन और रूस, साथ ही में भारत भी इसमें इसका सदस्य देश है। और 4 जो इसमें हैं वो पूर्व सोवियत संघ के जो भाग थे, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के राष्ट्राध्यक्षों ने वर्चुअली हिस्सा लिया। सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। और इसमें देखें तो एससीओ राष्ट्राध्यक्षों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र का अनुमोदन किया। इसमें अलगाववाद, उग्रवाद और आतंकवाद की ओर ले जाने वाले कट्टरपंथ का मुकाबला करने के लिए सदस्य देशों की प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई था। कट्टरपंथ का मुकाबला करने में सहयोग और दूसरा डिजिटल परिवर्तन के क्षेत्र में सहयोग शामिल है। सदस्य देशों ने युद्ध और मादक पदार्थों से युक्त एक स्वतंत्र, लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण अफगानिस्तान के निर्माण पर बल दिया। देखते हैं तो सदस्य देश वर्ष 2024 को एससीओ पर्यावरण वर्ष घोषित करने पर सहमत हुए। यानी इसमें देखें यह इंपॉर्टेंट इसमें है कि सदस्य देश वर्ष 2024 को एससीओ पर्यावरण वर्ष घोषित करने पर सहमत हुए। यह इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट इसमें देखें तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुए शिखर सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, उनकी रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और समूह के अन्य नेता शामिल हुए। अपनी टिप्पणी में ईरान के राष्ट्रपति रईसी ने उम्मीद जताई कि एससीओ में ईरान की उपस्थिति सामूहिक सुरक्षा और सतत विकास के साथ साथ देशों के बीच एकता हासिल करने के लिए एक मंच प्रदान करेगी। एससीओ की स्थापना 2001 में शंघाई में एक शिखर सम्मेलन में रूस, चीन, किर्गिस्तान गणराज्य यानी किर्गिज गणराज्य, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों की ओर से की गई थी। वहीं वर्ष 2017 में भारत के साथ पाकिस्तान इसका अस्थायी सदस्य बना। यानी इसमें इंपॉर्टेंट रूप से देखें तो इसमें जो भारत और चीन जो है भारत और पाकिस्तान जो है 2017 में एससीओ के अस्थायी सदस्य बने। इससे पूर्व जो है यह आपके सदस्य रूप के देश में देखें तो रूस, चीन, किर्गिज गणराज्य, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान कुल मिलाकर 6 देश थे, और भारत और पाकिस्तान के शामिल हो जाने से वर्तमान में इसमें सदस्य देशों की संख्या 8 हो गई है। संगठन के राष्ट्राध्यक्षों का 24वां एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 में कजाकिस्तान के अस्थाना में प्रस्तावित है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि नेक्स्ट एससीओ जो सम्मेलन कहाँ होगा, तो इसका 24वां एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 में कजाकिस्तान की जो राजधानी है, यानी कजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना में प्रस्तावित है। सम्मेलन में ईरान, बेलारूस और मंगोलिया ने पर्यवेक्षक के रूप में हिस्सा लिया। एससीओ का नया सदस्य देश, यानी इसमें 9वां जो सदस्य देश बनेगा वो ईरान है। ईरान 4 जुलाई 2023 को शंघाई सहयोग संगठन का नया अस्थायी सदस्य बन गया है। यह सदस्यता ईरान को एससीओ के 23वें ऑनलाइन शिखर सम्मेलन मिली, जिसकी मेजबानी भारत ने की। ईरान को एससीओ का पूर्ण सदस्य बनने के मौके प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मैं इस मौके पर राष्ट्रपति रईसी और ईरान के लोगों को बधाई देता हूं। साथ ही हम बेलारूस की
बेलारूस की एससीओ सदस्यता के लिए मेमोरेंडम ऑफ ऑब्लिगेशन पर हस्ताक्षर करने का भी स्वागत करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें जो है, जम्मू एंड कश्मीर में मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित भारत का पहला चैटबॉट टेलीमानस लॉन्च किया गया। यानी एग्जाम पूछा जा सकता है कि चैटबॉट टेलीमानस क्या है, तो यह जम्मू कश्मीर में मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित भारत का पहला चैटबॉट टेलीमानस है, यानी मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित है। और ये कहाँ लॉन्च किया गया, भारत का पहला जम्मू और कश्मीर में। इसको देखते हैं, तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 5 जुलाई 2023 को केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया, जो स्वास्थ्य परामर्शदाताओं, नैदानिक मनोवैज्ञानिकों, सलाहकारों की 24 घंटे सेवाएं सुनिश्चित करेगा। टेलीमानस संकटग्रस्त लोगों के साथ तुरंत बातचीत शुरू करेगा। इसके अलावा मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में मानसिक स्वास्थ्य और गैर संचारी रोगों पर J&K यानी जम्मू और कश्मीर हेल्थ कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया और जम्मू कश्मीर में चिकित्सा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 56.18 करोड़ रुपए की 44 स्वास्थ्य सुविधाओं का भी उद्घाटन किया। उन्होंने स्वास्थ्य प्रणाली के लचीलेपन को मजबूत करने के लिए T3 यानी T3 में जो है पहला जो है टेस्ट है, दूसरा ट्रीट है और तीसरा इसमें टाक है। यानी T3 में टेस्ट है, ट्रीट है और टाक है। एमीनिया शिविर गैस एल्कोहलिक फैटी लीवर रोग कार्यक्रम था। ओपीडी पंजीकरण के लिए स्कैन और शेयर सेवा सहित कई नई पहल लॉन्च की। टेलीमानस चैटबॉट देखें तो केंद्र सरकार ने बजट 2022 में भारत के राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम टेली मानसिक स्वास्थ्य सहायता और राज्यों में नेटवर्किंग टेलीमानस की घोषणा की थी। टेलीमानस एक द्विस्तरीय प्रणाली है। टीयर फर्स्ट में राज्य टेलीमानस सेल शामिल है, जिसमें प्रशिक्षित परामर्शदाता और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने लिंगराज मंदिर के पुनर्विकास के लिए इकामरा परियोजना की शुरुआत की। इसमें देखते हैं, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 280 करोड़ रुपए की इकामारा यानी यह है इकामारा परियोजना की हाल ही में शुरुआत की, जिसका उद्देश्य देखते हैं, प्राचीन मंदिरों के विकास के लिए उनकी सरकार की प्रतिबद्धता के स्वरूप में भुवनेश्वर में 11वीं सदी के लिंगराज मंदिर के परिवेश को बढ़ाना है। यानी उड़ीसा की राजधानी जो भुवनेश्वर है में 11वीं शताब्दी के जो लिंगराज मंदिर है, ये परिवेश को बढ़ाना है। इसमें 2019 में लॉन्च की गई इकामरा योजना, इकामरा क्षेत्र भुवनेश्वर का प्राचीन नाम, यानी इकामरा जो है भुवनेश्वर का प्राचीन नाम है, में ऐतिहासिक भगवान शिव मंदिर के आसपास के लगभग 80 एकड़ भूमि को पुनर्जीवित करने पर केंद्रित है। इकामरा क्षेत्र मंदिरों के शहर भुवनेश्वर में प्राचीन बलुआ पत्थर, ये मंदिरों, पुराने तालाबों और पानी की टैंकों की श्रृंखला। इस क्षेत्र में स्मारकों की संपदा 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 15वीं शताब्दी ईस्वी तक 2000 वर्षों की एक प्राचीन वास्तुकला ऐतिहासिक विरासत का प्रमाण है। श्री लिंगराज मंदिर के आसपास 80 एकड़ भूमि का आवंटित क्षेत्र, इसमें विभिन्न स्मारक, पवित्र टैंक और जल निकास शामिल है। परियोजना का उद्देश्य प्राचीन विरासत की भव्यता को पुनर्स्थापित करना है। विकास और नियोक्ता ब्रांड के लिए एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस पुरस्कार 2023। इसमें देखें तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को कोलकाता में एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। NMDC द्वारा प्राप्त पुरस्कारों में खनिज विकास पुरस्कार और एम्प्लॉयर ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड शामिल हैं। ये पुरस्कार खनन क्षेत्र में NMDC की महत्वपूर्ण योगदान और उसकी अनुकरणीय मानव संसाधन प्रथाओं को मान्यता देते हैं। NMDC भारत में लौ एस का सबसे बड़ा उत्पादक होने के साथ साथ इंपॉर्टेंट यह है कि NMDC भारत में लौ एस का सबसे बड़ा उत्पादक होने के साथ साथ दुनिया में छठा सबसे बड़ा उत्पादक है, जो देश में खनिज विकास में महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। आगे सब जानकारी दी गई है। तो इसमें राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। यह इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत आता है। फिर इसको जोड़ दें तो इसमें जो है ऑयल इंडिया लिमिटेड, यानी ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है, यह देश की 13वीं जो है महारत्न कंपनी बनी है, OIL यानी ऑयल इंडिया लिमिटेड। और ONGC विदेश लिमिटेड को 14वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा अगस्त 2023 में दिया गया, यानी दोनों को अगस्त 2023 में दिया गया। तो यहाँ हमने देखा राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एक नवरत्न कंपनी है, तो वर्तमान में कुल 14 जो नवरत्न कंपनियां हैं और महारत्न 9 कंपनी जो है वह 13 है वर्तमान में, अगस्त 2023 तक। ऑफिस बिल्डिंग भारत में, इसमें देखते हैं भारत के गुजरात के शहर सूरत में दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है। इस इमारत में हीरे के व्यवसाय से जुड़े कटर्स, पॉलिशर्स और व्यापारी वर्ग के सभी लोगों के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध की गई है। और इसमें देखें तो विश्व की इस सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग का नाम सूरत डायमंड बोर्स रखा गया है, यानी सूरत डायमंड बोर्स रखा गया है। विश्व की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग है, यानी पूछा जाता है सूरत डायमंड बोर्स क्या है, तो यह विश्व की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग बनी है सूरत में। रखा गया दुनिया के जेम कैपिटल के रूप में प्रसिद्ध, यानी जेम कैपिटल कौन है दुनिया में प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध सूरत की इस इमारत को 1 स्टार डेस्टिनेशन के रूप में बनाया गया है। भारत में बनी दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग 75,000 कर्मचारियों के लिए तैयार की गई है, 65,000। सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग 65,000 कर्मचारियों के लिए तैयार की गई है। इस इमारत का क्षेत्रफल 67 लाख हेक्टेयर फीट है। इस इमारत में 15 मंजिलें बनी हैं और 9 आयताकार संरचनाएं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। 4 साल में बनकर तैयार इस बिल्डिंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवंबर 2023 में करेंगे। डायमंड बोर्स से पहले अमेरिका की पेंटागन बड़ी ऑफिस इमारत मानी जाती थी। सन 1943 से 1943 में अमेरिका के शहर
एर्लिंगटन में यह इमारत बनाई गई थी। यह इमारत 7 मंजिली और इसमें 26,000 लोग काम कर सकते हैं। यह इमारत 23.5 मीटर ऊंची और इसका फ्लोर एरिया यह आपका दिया गया है 62,30,000 वर्ग मीटर है। नेक्स्ट देखते हैं भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन गुजरात में प्रारंभ। गुजरात के सूरत में ककरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना यानी ककरापार पूछा है ककरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना कहाँ है? गुजरात के सूरत में भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा रिएक्टर KAPP-3 ने 30 जून 2023 को वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया। इससे रासायनिक परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में भारत की एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी NPCIL ने देश भर में 16 700 मेगावाट दबावयुक्त भारी जल रिएक्टर यानी PHWR बनाने की योजना बनाई है। PHWR यानी ये जो है दाबित भारी पानी रिएक्टर एक परमाणु ऊर्जा रिएक्टर जो ईंधन के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम का प्रयोग करता है और शीतलक तथा मॉडरेटर के रूप में भारी पानी का प्रयोग करता है। राजस्थान के रावत भाटा RAPS-7 और 8 और हरियाणा के गोरखपुर GHAVP-1 और 2 में 7 मेगावाट परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण चल रहा है। केंद्र सरकार ने अन्य 4 स्थानों हरियाणा में गोरखपुर, मध्य प्रदेश में चुटका, राजस्थान में माही, बांसवाड़ा और कर्नाटक में कैगा के वेड़े मोड़ में 10 स्वदेशी रूप से विकसित PHWR के निर्माण को मंजूरी दी। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें तो है नेशनल सिकल सेल कंसल्टेंसी मिशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के शहडोल में नेशनल सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन NSCAEM 2047 का उद्घाटन किया। मिशन का उद्देश्य विशेष रूप से भारत में आदिवासी आबादी के बीच सिकल तो स्किल इंडिया ने जम्मू कश्मीर की नमदा कला को पुनर्जीवित किया। तो नमदा कला कहाँ पर है? यह जम्मू कश्मीर में है। तो इसमें जो है यहाँ पर देखते हैं तो भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने 14 जुलाई 2023 यानी यूके को निर्यात के लिए नमदा कला उत्पादों के पहले बैच को हरी झंडी दिखाई। हस्तशिल्प कालीन क्षेत्र के कौशल परिषद के अध्यक्ष अरशद मीर ने कहा कि नमदा कला की दुनिया में हमेशा भारी मांग रही है, लेकिन पिछली सरकार ने इसे नजरअंदाज कर दिया और कला लगभग खत्म हो रही थी। तो ये नमदा कला जम्मू कश्मीर नीचे है, यानी इसमें नमदा क्या है यह चीज़ इसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट इसमें देखें तो युद्धपोत जो है INS कृपाण को उपहार स्वरूप वियतनाम को सौंपा गया। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है कि वियतनाम को कौन सा INS युद्धपोत सौंपा गया? तो कृपाण को उपहार स्वरूप सौंपा गया। भारतीय नौसेना ने युद्धपोत INS कृपाण को 22 जुलाई 2023 को सेवामुक्त कर संपूर्ण हथियारों से लैस वियतनाम पीपुल्स नेवी VPN को सौंप दिया। जहाज को वियतनाम के कैम रैन नौसैनिक अड्डे पर आयोजित एक समारोह में सौंपा गया। यह पहला अवसर जब भारत ने किसी मित्र देश को पूर्ण परिचालित युद्धपोत उपहार स्वरूप सौंपा है। भारतीय नौसेना ने वियतनाम पीपुल्स नेवी को INS कृपाण का हस्तांतरण हिंद महासागर क्षेत्र में पसंदीदा सुरक्षा भागीदार होने की भारतीय नौसेना की उपस्थिति के प्रतीक रूप में किया। अपनी एक्ट ईस्ट नीति के हिस्से के रूप में भारत का लक्ष्य इसमें सक्रिय मित्रवत नौसेनाओं की क्षमताएं तैयार करना है। 1951 में भारतीय सेना में कमीशन होने के बाद से ही INS कृपाण भारतीय नौसेना की पूर्वी बेड़े का एक अभिन्न अंग रहा है और पिछले 32 ऑपरेशन में हिस्सा लिया है। लगभग 12 अधिकारियों और 100 नाविकों द्वारा संचालित ये युद्धपोत 90 मीटर लंबा और 10.45 मीटर चौड़ा और इसकी अधिकतम मालवाहक क्षमता 1450 टन है। नेक्स्ट देखें उच्च शिक्षण संस्थानों की अखिल भारतीय रैंकिंग 2023। इसमें देखते हैं विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, इंजीनियरिंग संस्थानों, चिकित्सीय एवं प्रबंधित संस्थानों से विभिन्न श्रेणियों में उच्च शैक्षणिक संस्थानों की वर्ष 2023 की अखिल भारतीय रैंकिंग केंद्रीय शिक्षा एवं विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने 5 जून 2023 को जारी की। इंडिया रैंकिंग 2023 नाम से यह रैंकिंग मंत्रालय के नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF के अंतर्गत 13 विभिन्न श्रेणियों जिसमें विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, ओवरऑल तथा इंजीनियरिंग, प्रबंधन, शोध, फार्मेसी, मेडिकल, दंत चिकित्सा, वास्तुकला, नियोजन, विधि संस्थानों, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र तथा नवाचार में निर्धारित की गई है। कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों तथा नवाचार को इस वर्ष से इंडिया रैंकिंग में शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट है कि इस वर्ष जो है कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों तथा नवाचार को इस वर्ष से इंडिया रैंकिंग में शामिल किया गया है। महाविद्यालयों, विश्वविद्यालय संस्थानों को यह राष्ट्रीय स्तर की रैंकिंग निम्नलिखित 5 मानकों के आधार पर प्रदान की गई है। पहला जो है टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज TLR 30% है, यानी इसमें T टीचिंग है, L लर्निंग है और R रिसोर्स है। वैसे रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिकल के लिए भी 30% है। ग्रेजुएशन आउटकम के लिए 20% है। आउटरीच एंड एक्सक्लूसिव OI के लिए 10%, परसेप्शंस PR के लिए 10%। इंडिया रैंकिंग 2023 में ओवरऑल या समग्र श्रेणी में IIT मद्रास को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट है, इंडिया रैंकिंग 2023 में ओवरऑल या समग्र श्रेणी में IIT मद्रास को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। 2019 से लगातार 5 वर्ष है जब इसे देश का सर्वश्रेष्ठ स्थान घोषित किया गया है। लगातार 2019 से सर्वश्रेष्ठ स्थान कौन है? IIT मद्रास। ओवरऑल श्रेणी में दूसरा स्थान बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी IISc को ही इस वर्ष, यानी ओवरऑल श्रेणी दूसरा स्थान बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी IISc को ही इस वर्ष भी प्राप्त हुआ है। यानी
पहले भी ये दूसरे स्थान था। इससे पूर्व 2021 22 यानी 21 20 19 व 22 की रैंकिंग में ये दूसरे स्थान पर था, जबकि 2018 में ओवरऑल श्रेणी में इसका पहला स्थान था। बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी IISc को यूनिवर्सिटी वर्ग में लगातार 8वें वर्ष यानी 16 से 23 तक लगातार शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। यानी कहने का सही हुआ कि यदि साइंस यूनिवर्सिटी में लगातार यानी बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को यूनिवर्सिटी वर्ग में यानी इस वर्ष भी ये जो है शीर्ष पर है, जबकि JNU दिल्ली व जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली इस श्रेणी में क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। पिछले वर्ष से इस वर्ष के दिल्ली विश्वविद्यालय का मिरांडा हाउस कॉलेज वर्ग में पहले स्थान पर, जबकि दिल्ली स्थित हिंदू कॉलेज व चेन्नई स्थित प्रेसिडेंसी कॉलेज इस वर्ष क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर। कॉलेजों की श्रेणी में मिरांडा हाउस का शीर्ष स्थान पिछले 7 वर्षों 2017 से लगातार बना हुआ है। कॉलेजों की श्रेणी में इंडिया रैंकिंग 2023 में चौथा स्थान PSGR क्रिस्टोमल महिला कॉलेज कोयम्बटूर का है, वो 5वां स्थान सेंट जेवियर्स कॉलेज कलकत्ता का है। इसमें देखते हैं ओवरऑल श्रेणी में 10 सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक स्थान देखें तो पहले स्थान पर है IIT मद्रास, दूसरे पर IISc बेंगलुरु, तीसरे स्थान पर IIT दिल्ली, चौथे पर IIT बॉम्बे, 5वें पर IIT कानपुर यानी 5वें पर IIT कानपुर यूपी स्पेशल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, 6वें पर एम्स दिल्ली, 7वें पर IIT खड़गपुर, 8वें पर IIT रुड़की, 9वें पर IIT गुवाहाटी, 10वें पर JNU दिल्ली। शीर्ष 10 विश्वविद्यालय देखें तो पहले स्थान पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी है जो कि ओवरऑल में दूसरे स्थान पर था, दूसरे स्थान पर JNU दिल्ली है, तीसरे स्थान पर जामिया मिलिया इस्लामिया है, चौथे स्थान पर जावलपुर विश्वविद्यालय और 5वें पर BHU यानी यहाँ पर 5वें स्थान पर BHU है जो कि यूपी स्पेशल के लिए इंपॉर्टेंट है, 6वें पर मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन है, 7वें पर अमृता विश्व विद्यापीठम है और 8वें पर VIT रांची, 9वें पर AMU और 10वें हैदराबाद विश्वविद्यालय है। तो टॉप 10 में देखें, टॉप 10 जो है शीर्ष 10 विश्वविद्यालय श्रेणी में 5वें स्थान पर BHU है जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है, और ओवरऑल में देखें तो उसमें भी 5वें स्थान पर IIT कानपुर है, ये भी विशेष इंपॉर्टेंट हो जाता है। शोध संस्थानों की श्रेणी में इस वर्ष पहला स्थान जहां इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु यानी IISc, जिसको हमने देखा कि ओवरऑल रैंकिंग में दूसरा पोजीशन और यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो है पहले पोजीशन पर था, वह शोध संस्थानों में भी फर्स्ट पोजीशन पर है। शोध संस्थान में IISc जो है फर्स्ट पोजीशन पर है। और इसमें जानकारी देखें तो इसमें यह है अगले दो स्थान क्रमशः जो शोध में IIT मद्रास और IIT दिल्ली है, जो IIT मद्रास ओवरऑल रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन पर और शोध में दूसरे स्थान पर है। इसके बाद कृषि विश्वविद्यालयों और संबंधित क्षेत्रों का संस्थान को इस वर्ष 2023 से इंडिया रैंकिंग में शामिल किया गया। इस श्रेणी में पहला स्थान जो मिला है उसको देखते हैं तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली को मिला, दूसरा स्थान डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल और तीसरा स्थान जो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय को दिया गया है, यानी पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना दिया गया। नवाचार इनोवेशन संस्थानों को भी इस वर्ष 2023 से इंडिया रैंकिंग में शामिल किया गया। इस श्रेणी में पहला स्थान IIT कानपुर का है, यानी ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है स्पेशल के अंतर्गत कि IIT कानपुर जो ओवरऑल में 5वें पोजीशन पर था वह नवाचार इनोवेशन में पहले पोजीशन पर, दूसरा स्थान IIT मद्रास जो ओवरऑल में पहले पोजीशन पर का, और तीसरा स्थान IIT हैदराबाद का है। नवाचार वर्ग में पहले 10 में से 6 संस्थान IIT के हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी का गीत एबंडेंस इन मिलेट्स। मोटे अनाजों के लाभ जनता को बताने और उन्हें जागरूक करने के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने एक गीत की रचना ग्रैमी पुरस्कार विजेता गायिका फालू यानी फाल्गुनी शाह के साथ मिलकर की है। भारतीय मूल की गायिका और उनके गीतकार गायक पति गौरव शाह के साथ मिलकर रचे गए इस गीत को एबेंडेंस इन मिलेट नाम दिया गया। मूलतः हिंदी और अंग्रेजी में लिखे इस गीत को प्रधानमंत्री ने आवाज दी है। मोटे अनाजों के महत्व बताने वाले इस गीत को 16 जून 2023 को जारी किया गया। इस गीत की पहुंच बढ़ाने के लिए स्थानीय भाषाओं में इसका अनुवाद किया जा रहा है। गीत के बारे में जानकारी देते हुए भारतीय मूल की अमेरिकी गायिका ने बताया कि एबेंडेंस इन मिलेट्स को मोटे अनाजों के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए बनाया गया, जिसमें विश्व में भुखमरी की समस्या को कम किया जा सके। उन्होंने बताया कि ग्रैमी पुरस्कार जीतने के बाद वह प्रधानमंत्री मोदी को मिले थे। उस बातचीत के दौरान बदलाव लाने में संगीत के महत्व पर चर्चा हुई। चलिए वाटर मेट्रो सेवा प्रारंभ, यानी इंपॉर्टेंट यह है कि कोच्चि में यानी जो केरला के कोच्चि है उसमें देश की पहली वाटर मेट्रो सेवा का प्रारंभ किया गया। इसको देखते हैं। देश में पहली वाटर मेट्रो सेवा केरल की कोच्चि में प्रारंभ की गई। केरल के लिए इस ड्रीम प्रोजेक्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 25 अप्रैल 2023 को किया। समुद्री जल पर तैरती हुई वाटर मेट्रो कोच्चि व आसपास के 10 द्वीपों को बैटरी संचालित वाटर मेट्रो जोड़ने वाली है। पूर्णतः वातानुकूलित प्रत्येक मेट्रो में 50 से 100 यात्री एक साथ यात्रा कर सकते हैं। पहले चरण में सेवा 4 टर्मिनल हाईकोर्ट, वाइपिन तथा ब्याटला ककनाड के बीच 26 अप्रैल 2023 से शुरू की गई। इसमें यात्रा के लिए किराया न्यूनतम 20 रुपये और अधिकतम 40 रुपये रखा गया है। परियोजना पूर्ण होने पर कोच्चि के आसपास के द्वीपों विलिंगटन, कुंबलम, वाइपिन, इडाकोची, निट्टूर, ब्याटला, एलूर व ककनाड को यह वाटर मेट्रो के जरिए जोड़ेगी। इस परियोजना को परिचालन कोच्चि वाटर मेट्रो लिमिटेड यानी KWML द्वारा किया जा रहा है। इसकी इक्विटी में 74% हिस्सेदारी केरल सरकार का, शेष 26% हिस्सेदारी कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड यानी KMRL की है। नेक्स्ट देखें तो EPR क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहर। EPR क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहर कौन देखें? जुलाई 2023 में मध्य प्रदेश का इंदौर शहर EPR क्रेडिट विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्राप्त करने देश का पहला शहर बना है। इंदौर नगर निगम प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं को जब्त करने के बाद उसका पुनर्चक्रण कर विस्तारित उत्पाद उत्तरदायित्व क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला नगर निगम बना है। EPR क्रेडिट का मूल्य
8,100 यानी 8100 है, जो जिम्मेदार अपशिष्ट प्रबंधन और टिकाऊ प्रथाओं के लिए IMC की प्रतिबद्धता को स्वीकार करता है। इंदौर प्रतिदिन लगभग 1,162 टन ठोस कचरा उत्पन्न करता है। EPR, इसको देखते हैं EPR क्या है। EPR एक पर्यावरणीय नीति दृष्टिकोण है जिसमें किसी उत्पाद के लिए निर्माता की जिम्मेदारी को उत्पाद के जीवन चक्र के उपभोक्ता चरण तक बढ़ाया जाता है। कार्बन न्यूट्रल गांव ठाणे में प्रस्तावित। इसमें देखते हैं केंद्रीय राज्य मंत्री कपिल पाटिल ने जून 2023 में महाराष्ट्र के ठाणे जिले में स्थित भिवंडी तालुका में भारत के पहले कार्बन तटस्थ गांव, यानी भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव कहाँ है? भिवंडी तालुका, महाराष्ट्र में। इस पहल का उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना और एक स्वच्छ और हरित कार्यक्रम के लिए अस्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देना है। कार्बन तटस्थ गांव के विकास के साथ साथ 121 आदिवासी गांवों को मॉडल गांव के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। ये मॉडल गांव टिकाऊ विकास के उदाहरण के रूप में काम करते हैं। 24 अप्रैल 2022 को जम्मू कश्मीर के सांबा में स्थित पल्ली गांव, इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि 24 अप्रैल 2022 को जम्मू कश्मीर के सांबा में स्थित पल्ली गांव देश का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना था। माजुली भारत का पहला कार्बन तटस्थ जिला है जो असम में स्थित ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। ये दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं तो राइटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023, इसमें देखते हैं 14 जून 2023 को जारी राइटर्स इंस्टीट्यूट था एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023 के अनुसार डीडी इंडिया और आकाशवाणी को भारत का सबसे अधिक विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठन माना गया। फिनलैंड समग्र विश्वास के उच्चतम स्तर 69% के साथ शीर्ष स्थान पर, जबकि ग्रीस में वैश्विक स्तर विश्वास का स्तर सबसे कम 19%, वहीं भारत इस मामले में 46 देशों में 24वें स्थान पर है। यानी भारत का स्थान जो 46 देशों में 24वें स्थान पर है। रिपोर्ट का उद्देश्य समाचार की बदलती गतिशीलता, समाचार पत्र पर डिजिटल प्रौद्योगिकी के प्रभाव को डिजिटल युग में समाचार संगठनों की बढ़ती भूमिका की जांच करना है। समाचार की विश्वसनीयता में 3% की गिरावट के बावजूद डीडी इंडिया और आकाशवाणी ने अपनी विश्वसनीयता के उच्च स्तर को बनाए रखा है। मान्यता उस विश्वसनीयता को दर्शाती है। 10 विश्वसनीय समाचार ब्रांड में देखें तो इसमें जो है ऑल इंडिया रेडियो, इसमें विश्वास का प्रतिशत जो है 69% है। इसके बाद BBC न्यूज 66% है। CNN न्यूज जो है CNN न्यूज 18 जो है 62% है। डीडी इंडिया 70%, इकोनॉमिक टाइम जो है 67%, और इसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स 67%, इंडिया टुडे 63%, NDTV 63%, क्षेत्रीय न्यूज़पेपर 30% और रिपब्लिक टीवी जो 58% है। इसमें रिपोर्ट के अनुसार यूट्यूब 56% और ट्विटर 55% समाचार के लिए सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला सबसे तेजी से बढ़ने वाला सोशल नेटवर्क टिकटॉक है, जो 19 से 24 वर्ष के 44% लोगों द्वारा प्रयुक्त होता है। इसके बाद देखें अराकू कॉफी और काली मिर्च को जैविक प्रमाणीकरण मिला। इसमें देखते हैं आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के गिरिजन को ऑपरेटिव कॉर्पोरेशन यानी GCC को अपनी प्रसिद्ध अराकू कॉफी और काली मिर्च, यानी ये जो दोनों ही प्रोडक्ट हैं वो आंध्र प्रदेश के हैं, अराकू कॉफी और काली मिर्च की फसलों के लिए जैविक प्रमाण पत्र का दर्जा मिला है। गिरिजन को ऑपरेटिव कॉर्पोरेशन को जैविक प्रमाण पत्र का दर्जा कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी APEDA द्वारा प्रदान किया गया है। इस प्रमाणीकरण से कॉफी और काली मिर्च के उत्पादों को बाजार में अधिक कीमत मिलने की संभावना है। अराकू कॉफी और काली मिर्च आंध्र प्रदेश के चिंतापल्ली डिवीजन और GK विधि मंडल में आदिवासियों द्वारा उगाई जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें असम राज्य सरकार और दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी के बीच त्रिपक्षीय समझौता। इस नीति में पूर्वोत्तर को उग्रवाद मुक्त करने की दिशा में सरकार को बड़ी सफलता उस समय मिली जब असम में सक्रिय उग्रवादी संगठन दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी DNLA, दिमासा पीपुल सुप्रीम काउंसिल DPSC ने केंद्र और राज्य सरकार के साथ एक त्रिपक्षीय शांति समझौता पर हस्ताक्षर 27 अप्रैल 2023 को की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा की उपस्थिति नई दिल्ली में हस्तांतरित इस समझौते के तहत DNLA प्रतिनिधियों ने हिंसा छोड़ने, हथियारों को गोला बारूद सहित आत्मसमर्पण करने, अपने सशस्त्र संगठन को भंग करने तथा मुख्य धारा में शामिल होने के लिए सहमति व्यक्त की। दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी DNLA एक विद्रोह समूह जो मुख्यतः असम में दीमा हसाओ के जिले में सक्रिय है। समझौते पर हस्ताक्षर के पश्चात गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि समझौते के साथ ही असम में हिंसा में लिप्त सभी संगठनों का अंत हो गया है। राज्य में अब एक भी उग्रवादी समूह नहीं बचा था, अब सारे विद्रोही समूह मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने इस समझौते को वर्ष 2024 तक शांतिपूर्ण और समृद्ध पूर्वोत्तर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को पूरा करने के साथ एक महत्वपूर्ण कदम बताया। समझौता इसमें देखते हैं पूर्वोत्तर में शांति की स्थापना के साथ एक बड़ी पहल के तहत इस क्षेत्र के 2 राज्यों असम और अरुणाचल प्रदेश में अपने सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर 20 अप्रैल 2023 को किया। यानी इसने कब किया? 20 अप्रैल 2023 को MOU ज्ञापन किया। पूर्वोत्तर के इन राज्यों के बीच 700 किलोमीटर से भी अधिक सीमा को लेकर विवाद की स्थिति लंबी समय से बनी थी, जिसके चलते तनाव की स्थिति बनी रहती है। इस टकराव को समाप्त करने के लिए असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू ने केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की उपस्थिति में नई दिल्ली में 20 अप्रैल को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इंपॉर्टेंट हो जाता है समझौता किसके बीच में हुआ? तो दोनों जो राज्य हैं, दोनों राज्य के मुख्यमंत्रियों के बीच में यह समझौता हुआ 20 अप्रैल को, और इसमें जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में किया गया, यानी ये उपस्थित मात्र थे, जबकि समझौता जो है दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बीच 20 अप्रैल 2023 को किया गया। समझौते पर टिप्पणी करते हुए गृहमंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच अंतर्राज्यीय सीमा विवाद को 1972 से अब तक नहीं सुलझाया जा सका था। इस विवाद के सिलसिले में लोकल कमीशन की रिपोर्ट 1972 को सरकारों से लेकर कोर्ट तक विवादित बनी रही। इस रिपोर्ट को अब इस तरह से दोनों राज्यों की सरकारों ने स्वीकार कर लिया है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान में भी लिथियम के भंडार मिले हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान के नागौर जिले के डेगाना में लिथियम के भंडार की खोज की गई है। इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राजस्थान के कहाँ पर मिला है? तो नागौर जिले के डेगाना में लिथियम भंडार की खोज की गई। रेवंत की
डिंगुरी पर GSI सर्वे में लिथियम पाए जाने के संकेत मिले हैं। खनन के साथ साथ भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के अनुसार लिथियम भंडार जम्मू और कश्मीर में हाल ही पाए गए भंडार से अधिक बड़ा है, जिसमें लिथियम के मामले में चीन का एकाधिकार समाप्त हो सकता है। यहाँ संभावित लिथियम की मात्रा देश की 80% मांग पूरा कर सकता है। लिथियम को विदेशों में आयात किया जाता है, जिसकी वजह से इसकी कीमतें महंगी होती है। लिथियम का प्रयोग EV यानी इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन में लगने वाली बैटरी में होता है। वर्तमान में अधिकतर लिथियम आयन बैटरी का उपयोग किया जाता है। लिथियम एक अलौह धातु है, इंपॉर्टेंट है। लिथियम एक अलौह धातु जिसका उपयोग मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, अन्य चार्जेबल बैटरी बनाने में किया जाता है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2050 तक लिथियम धातु की वैश्विक मांग में 500% वृद्धि हो सकती है। नेक्स्ट है नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। इसमें देखते हैं नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड अपने देश की उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ 31 मई से 3 जून 2023 तक भारत की सरकारी यात्रा पर। दिसंबर 2022 में नेपाल के प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रचंड की ये पहली विदेश यात्रा थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नेपाली प्रधानमंत्री की वार्ता 1 जून 2023 को हैदराबाद हाउस यानी वार्ता कहाँ हुई है? हैदराबाद हाउस में संपन्न वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के आयाम चर्चा में शामिल रहे। और इसमें देखिए